भारत का एक और पड़ोसी देश क्या कट्टरपंथियों के हाथों में चला जाएगा? क्या बांग्लादेश पिछले कुछ सालों में तरक्की की जिस तेज रफ्तार से भागा था उस पर ब्रेक लग जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश बन जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि लगातार बांग्लादेश से अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं, उनके घरों को जलाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन पर अत्याचार की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज हम इससे बड़ी पिक्चर की बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, क्या बांग्लादेश में हिंदू खतरे में? क्या बांग्लादेश में तालिबान राज आ सकता है? क्या एक एक करके जिस तरह भारत के पड़ोसी देशों में स्थिति खराब हो रही है, क्या भारत की चुनौतियां बढ़ रही हैं? और एक बहुत अहम सवाल, क्या शेख हसीना ने जिस सांप को पाला उसने ही उन्हें डस लिया? लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई दिव्य निमाई दास, मैं चाहता हूं क्योंकि आप ढाका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप और ज्यादा करीब से उसको समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जरा बताइए कैसे बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू खतरे में है? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। हरे कृष्णा सबको। अभी मैं बांग्लादेश में नहीं हूँ, ढाका में नहीं हूँ, मैं चिटागोंग से बोल रहा हूँ। चिटागोंग ये चिटागोंग से बोल रहा हूँ। हमारे इस्कॉन प्रॉपर्टी श्री कृष्ण मंदिर में एक्चुअली हमारा जो अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, बिल्कुल। आप दिखाई भी दे रहे हैं, थोड़ा दूर से आप बोलेंगे तो आप फोटो, हाँ यहाँ से बोलिए और सुनाई दे रहा है। अभी हमारा जो हाल ही है बहुत नाजुक है, क्योंकि हम लोग बहुत डरा हुआ है। यहाँ पे मंदिर में हमारा जो भक्त है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ये सब कुछ है, सब लोग डरा हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग जो सिचुएशन है, हम लोग को मालूम नहीं कब मंदिर अटैक होगा, क्या होगा। मगर हम लोग के पास इंफॉर्मेशन भी है जो हमारा आर्मी से दिया गया है, जो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग को फोन करने के लिए बोला है। तो हम लोग अभी ये एक सिचुएशन में है, कब क्या हो जाएगा वो हम लोग को मालूम नहीं। मगर गांव से हमारा मंदिर का सेंटर, ये जो दूर में जो सेंटर है वहां से खबर आ रहा है, सब जगह में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रायट हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग सबके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग पीस चाहते हैं, नहीं, लेकिन दिव्य निमाई दास, ये मुझे बताइए, वहां की जो इस वक्त जो केयर टेकर सरकार कहिए या आर्मी कहिए या वहां का जो प्रशासन है, वो कोई आप लोगों की मदद कर रहा है? जिस तरह से हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, उनको रोकने के लिए कोई आ रहा है? कोई पुलिस, कोई सेना का जवान रोक रहा है उन लोगों को जो ये कर रहे हैं? अभी जो सिचुएशन है, कल से लेके आज तक रूट में कोई पुलिस नहीं है, क्योंकि चिटागोंग में मैक्सिमम पुलिस स्टेशन को जला दिया हुआ है, बांध किया हुआ है, कोई रास्ते में पुलिस नहीं है। और ऑफिशियली पुलिस आज थोड़ा पीछे होके बोलिए दिव्य निमाई दास, थोड़ा पीछे होके बोलिए, थोड़ा पीछे होके बोलिए, थोड़ा पीछे जाइए और हाँ अब बोलिए। अभी रास्ते में कोई पुलिस नहीं है, पुलिस स्टेशन में कोई हमारा कुछ नहीं कर रहा है, रास्ते में कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ आर्मी है, यही है। और आर्मी आप लोगों को मदद कर रही है, आपके घरों को नुकसान पहुंचाने से बचा रही है? अभी तक तो हम लोग को मिला नहीं है, जस्ट हम लोग को एक नंबर मिला है जो बोल रहा है अगर कुछ प्रॉब्लम है फोन करने के लिए। मगर हमारा दूर से जो खबर आ रहा है, हमारा जो भक्त लोग है, उन लोग का घर में जो हमला हो रहा है, उनके बारे में उन लोग को कोई मदद नहीं मिल रहा है, ये बोल रहा है। उन लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन लोग गाँव में है, बहुत रूरल एरिया में है। अच्छा, तो अभी कितने, दिव्य निमाई दास एक बार थोड़ा पीछे जाइए, आपका चेहरा बार आप आगे आ जाते हैं तो छिप जाता है। मुझे ये बताइए, अभी कितने हिंदू घर या मंदिर होंगे जिनको इस तरह निशाना बनाया गया होगा? अब सही दिख रहा है? बहुत सारी है। एक्चुअली एग्जैक्ट जो हमारा फिगर है, मुझे बिल्कुल अभी मालूम नहीं कि मैं ऑफिशियली बोलना नहीं चाहता हूँ। अभी हमारा जो ये है वो उन लोग बोलेंगे, मगर मैं ये बात तो सही है। एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये जो सिटी है, हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें इंटरनेट है, ऑनलाइन है, एंड्रॉइड फोन है, सब कुछ है। मगर गांव में ऐसी जगह है जहाँ पे ऑनलाइन का कोई कार्यक्रम नहीं है, मोबाइल फोन में कुछ मैसेज नहीं मिल रहा है, कोई वीडियो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, उसी जगह में ऐसा हो रहा है। तो उन लोग का मैसेज, उन लोग का मीडिया में कुछ नहीं आ रहा है, मीडिया में कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है ये सब कुछ। ठीक है,
देवनिमय दास, मैं समझ सकता हूं कि आप किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, आप रहिए, अभी मैं आपसे और बात करूंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला हमारे साथ आ चुके हैं। आज ही विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि कैसे वहां मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना, ये इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं देवनिमय दास, जो चिटगांव से हमारे साथ जुड़े हुए और बता रहे हैं कि इस वक्त कितनी बुरी स्थिति है वहां पर हिंदुओं की। क्या भारत सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए? किसी से कोई बातचीत की जा रही है? देखिए, अत्यंत दारुण स्थिति से जो है वहाँ का हिंदू समुदाय गुजर रहा है। जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतों ने वहाँ के हिंदुओं को निशाना बनाया है, मंदिरों को निशाना बनाया है, और नई व्यवस्था में जिस तरह की दारुण स्थिति में जो है बांग्लादेश के नागरिक पहुँचे हैं, वो अत्यंत चिंताजनक है। भारत सरकार लगातार जो है वो वहाँ की नई व्यवस्था के संपर्क में है और वहाँ हिंदुओं को भी सुरक्षा सुनिश्चित हो इस संदर्भ में भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनमें से छात्रों को बड़ी संख्या में भारत वापस पहले लाया जा चुका है और जो अन्य हैं उनको भी सुरक्षित वापसी करने के लिए प्रयास जारी है। आदरणीय विदेश मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में भी सारे दलों के प्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना दी है। संसद में भी उन्होंने अपना वक्तव्य स्पष्टता से रखा है और भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि वहाँ हमारा जो भारतीय समुदाय है वह सुरक्षित रहे और वहाँ का जो हिंदू समुदाय है, जिसको लेकर हम अत्यंत चिंतित हैं, जिस तरह की व्यथा अभी हमारे आदरणीय इस्कॉन के संत ने व्यक्त की, वो निश्चित तौर पर किसी के भी रोंगटे खड़ी करने वाली है। और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह से भारत सरकार ने जब CAA का कानून लाया तो जो लोग इसका विरोध करके यहाँ अफवाहें फैला रहे थे कि यहाँ मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता छीनने का षड्यंत्र है, तो कितना बड़ा दुष्चक्र रच रहे थे, कितना बड़ा भ्रम फैला रहे थे, कितना झूठ बोल रहे थे और किस तरह से मानवता की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, यह सबके सामने है। एक संगठन है जिसका नाम है जमात इस्लामी, वो ग्राफिक्स लेकर आइए PCR, क्योंकि अब उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू घरों पर, हिंदू मंदिरों पर, हिंदू बस्तियों पर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे उस संगठन का नाम आ रहा है और उस संगठन पर इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी किस कदर यहां पर वहां हिंदुओं को निशाना बना रही है, आप देखिए। ये देखिए, शेख हसीना के देश छोड़ते ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अंडरग्राउंड हो गए। क्या बांग्लादेश में तालिबान राज आ सकता है? क्यों? क्योंकि खालिदा जिया और 1000 कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। खालिदा जिया BNP की नेता हैं, जो वहां की एक बड़ी पार्टी है। इसके अलावा हसीना की अवामी लीग के बाद अब वहां पर आप देखिए जिया की BNP दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी भी सक्रिय है यहां पर। और जमात इस्लामी का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि कट्टरपंथी जमात इस्लामी और बांग्लादेश की BNP के साथ उसका गठबंधन है। हिंदू आबादी की सबसे बड़ी विरोधी है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी की फाइनेंसर पाकिस्तान की ISI है। जमात इस्लामी पर हिंदुओं पर हमले और धर्मांतरण के बड़े आरोप हैं। जमात इस्लामी सरकार में शामिल हुई तो कट्टरपंथी हमले बढ़ेंगे। हिंदुओं पर मौजूदा हमले के आरोप जमात इस्लामी पर लगते रहे हैं और यह बहुत बड़ा कंसर्न है। जुनैद हैरिस साहब, क्या लगता है आपको? क्योंकि एक संकट का वक्त है बांग्लादेश में, बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है, लेकिन उस बीच जब आपको सरकार बदलनी है, जब आप अपने नेता से परेशान हैं, नेता से गुस्सा दिखा रहे हैं, तो हिंदुओं को निशाना बनाने का क्या मतलब है? हिंदुओं का क्या कसूर है वहां पर? हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये एक फेल्योर मुल्क की, एक मजहब के नाम पर कलंकित लोगों की इससे बड़ी मिसाल कुछ और नहीं हो सकती है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के हवाले से और नॉन मुस्लिम के राइट्स के हवाले से कहा कि जो जुल्म करेगा हम उसकी तरफ से खड़े होकर लड़ाई करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि उसको जन्नत की हवा नहीं छू करके गुजरेगी जो कि तुम्हारे मुआहदे के साथ रहता हो और उसके साथ तुम जुल्म करो। ये बहुत बड़ा अत्याचार है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं वहाँ के हिंदुओं के लिए, वाकई एक सोचने की ज़रूरत है। मैं बताऊं, वैसे एक चीज़, एक हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो अगर कहें तो मैं शेयर करूं कि स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनकी तरफ से मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहे हैं, वो कुछ ऐलानात मेरे पास हैं कि हिंदुओं पर जुल्म नहीं किया जाए, इनके साथ हम किसी भी किस्म की वो न करें,
भेदभाव न करे, इस तरह के ऐलान हो रहे हैं। लेकिन क्या उसका असर है ये मैं नहीं कह सकता। हम लोग अगर कुछ काम आ सकते हैं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं कि अगर कुछ भी हम काम आ सकते हैं तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। ये वाकई लेकिन ये क्या जहनियत होती है सर, मुझे बताइए, ये क्या दिमाग है जो वहां पर आपको आरक्षण का आंदोलन की खिलाफत करनी थी, आपने वो किया, आपने वो हासिल किया। आपको सरकार बदलनी थी, आप अपने प्रधानमंत्री से नाखुश थे, आपने उनको भगा दिया। लेकिन अब जो वहां पे ऑलरेडी अल्पसंख्यक है उसको इस तरह से जो निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये तालिबान राज की निशानी नहीं है? देखिए, मैं किसी भी तालिबान, पाकिस्तान और इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, उस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है इससे भी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये क्या चीज है कि आप वहां पर रहने वाली अकलियत के साथ जुल्म करें किसी भी तौर पर। असल सवाल ये है, हिंदुओं का क्या कसूर, और कसूर हो भी तो भी कोई भी सजा गवर्नमेंट देती है। अवाम को अपने हाथ में कानून लेना, ये कौन सा मजहब, कौन सी इंसानियत, कौन सी तहजीब सिखाती है? इन जाहिलों के साथ कोई बहरहाल ये एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है, इसके अलावा और कुछ और नहीं कहा जा सकता इसको। ठीक है जनरल वीके चतुर्वेदी सर, 1970 वॉर, आपको मालूम है जब वहां पर मुक्ति योद्धा लड़ रहे थे वहां पर बांग्लादेश के क्रिएशन के लिए, तो एक संगठन था या एक टर्म था, कुछ लोग थे जिनको रजाकार कहा जा रहा था और वो पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ रहे थे। इस आंदोलन में भी नारे लगे, अमी रजाकार, अमी रजाकार। ये किस तरफ जा रहा है बांग्लादेश सर? आपने तो वो वॉर लड़ी है सर। गौरव, बहुत सही कहा आपने। ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ बहसीपन है। और जो रजाकार की आप बात कर रहे थे वो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे जिन्होंने बहुत ही अत्याचार हमारे भाइयों बहनों जो बांग्लादेश के आज हैं उनके साथ किया था। आज भी ऐसी माएँ हैं वहाँ पर जिनके साथ दुराचार किया गया 1971 में। और उसके बावजूद आज जो यहाँ बहसीपन देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये कंडमनेबल इन द स्ट्रिक्टेस्ट टर्म्स में है। निर्दोषों को, निहत्तों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को इस तरह से ट्रीट करना मैं नहीं समझता किसी भी इंसान का काम हो सकता है। ये जानवरों का काम है और इसके लिए इनकी कंडम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भारत ने, जिस देश ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ वहाँ पे खड़े थे 1971 में, जब आपके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान आपके ऊपर कर रहा था, आप भारत में आए थे और भारत ने आपको भाई और बहनों की तरह शरण दी। आपके खाने, पानी, शेल्टर सबका वहाँ पे इंतजाम किया। और आज उसी भारत के भारतवासियों को, जो हमारे भाई बहन हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, आज वहाँ पे आप इस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं। आई थिंक इसका जरूर ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश के लोग बहुत जल्द इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ लोग अच्छे हैं को उठानी भी चाहिए। प्रोफेसर शहाब इनाम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील कुमार सिंघल सर हमारे साथ हैं। इन दोनों से सवाल नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको दो यहां पर ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। पहले तो ये देखिए, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में क्या कहा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे, सुरक्षा अफसरों के साथ मीटिंग के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। कम समय में उन्होंने भारत में आने के लिए इजाजत की गुहार लगाई। हमने बांग्लादेश अथॉरिटी से अचानक मिले फ्लाइट क्लियरेंस के निवेदन को देखा। वो कल दिल्ली पहुंची हैं। बांग्लादेश में हालात अभी भी सामान्य नहीं है। आर्मी चीफ ने आंतरिक सरकार के बारे में जानकारी दी है। अपने उच्चायोग अधिकारियों के जरिए हम भारतीय समुदाय से लगातार संपर्क में हैं। हमारा अंदाजा है कि वहां 19,000 भारतीय हैं, जिसमें से 9,000 छात्रों का एक जत्था जुलाई में भारत लौट चुका है। ढाका में हमारी राजनयिक उपस्थिति है। चिटगोंग में, राजशाही और सिलहट में हमारे हाई कमीशन है। हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार होगी वो इन सभी को जरूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही चीजें सामान्य हो जाएंगी। जैसी चीजें स्थिर होंगी सब ठीक हो जाएगा। हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। कई ग्रुप और संस्थान इस पर नजर बनाए हुए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द न्यायिक व्यवस्था लागू हो। लेकिन सवाल यह है कि जो विदेश मंत्री कह रहे हैं उससे एक बड़ा सवाल मैं यहां पर सामने रखना चाहता हूं। विदेश मंत्री की बात अपनी जगह सही है कि वहां स्थिति सही नहीं है, लेकिन केवल बांग्लादेश ही नहीं, भारत के कई पड़ोसी देशों में स्थिति सही नहीं है। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि मुझे एक मैप जो हमारी टीम ने ग्राफिकल रिपोर्ट बनाई है वो बिग वॉल पर दें, और उसके बाद हम जरा अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। जरा वो दिखाइए यहां पर वो मैप। ये देखिए, भारत के 8 पड़ोसी हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान का रुख तो हम समझते हैं कि कैसे चीन और पाकिस्तान
पाकिस्तान भारत के विरोध में हमेशा रहते हैं। समर्थक बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। बांग्लादेश में क्या हाल है, हम उसी पर बात कर रहे हैं। तटस्थ की बात करें तो म्यांमार, नेपाल और मालदीव तटस्थ की भूमिका निभाते हैं, भारत के समर्थक भी रहते हैं, कुछ चीजें भारत के विरोध में भी होती हैं। लेकिन जरा इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। इन 8 देशों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। कश्मीर मुद्दे पर रिश्ते खराब है हमारे, और यहां पर हमने कई जंगें भी लड़ी हुई हैं, और अक्सर हमेशा पाकिस्तान जो 4 जंगें लड़ा है उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से कैसे भारत जम्मू कश्मीर में जूझ रहा है वो आप जानते हैं। फिर चीन की बात कर लेते हैं। गलवान, डोकलाम सहित कई मुद्दों पर सीमा विवाद चीन के साथ हमारा है। हम देख रहे हैं अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है सीमा पर, यह भी हम देख रहे हैं LAC पर। यह 1962 जंग के अलावा 3 बड़ी सैन्य झड़पें हमारी चीन के साथ हो चुकी हैं। चीन के बाद अगले पड़ोसी के पास चलते हैं, और यह है नेपाल। PM ओली जो इस वक्त वहां पर हैं वो चीन समर्थक माने जाते हैं। चीन समर्थक माने जाते हैं। शेर बहादुर देववा भारत समर्थक माने जाते थे, लेकिन क्योंकि ओली की वापसी हो चुकी है इसलिए यहां भी एक दिक्कत है। भूटान जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, और जरूरतों के लिए क्योंकि भारत पर भूटान निर्भर है इसलिए, और चीन की यहां पर बुरी नजर है, इसलिए यह एक पड़ोसी है जिस पर भारत अभी फिलहाल उतना भारत को इससे खतरा नहीं है। म्यांमार, चीन की चाल से 2021 से वहां पर सैन्य शासन है म्यांमार में, और वहां भारत से संबंध उसकी मजबूरी है। लेकिन म्यांमार को आप बहुत ज्यादा भरोसा, अभी की सरकार जो वहां पर है उस पर भरोसा कर नहीं सकते। बांग्लादेश, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जहां अभी क्या हालात हम उसकी बात कर रहे हैं। शेख हसीना भारत की समर्थक मानी जाती है, लेकिन उनको अपना देश खुद छोड़ के भागना पड़ा। विपक्ष भारत विरोधी प्रदर्शन करता रहा है, और BNP और जमात इस्लामी को भारत विरोधी माना जाता है। जमात इस्लामी को तो कुछ लोग ISI का विंग तक कहते हैं। सरकार बनी तो भारत से रिश्ते बिगड़ सकते हैं जमात इस्लामी अगर सरकार में आता है, तो यह बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है भारत के लिए चुनौती। अब देखिए यहां श्रीलंका, 2017 में BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने पर इसके संबंध खराब हुए, और वहां पर क्या स्थिति है, 2022 के आर्थिक संकट के बाद से भारत से इसके रिश्ते थोड़े सुधरे हैं। अब श्रीलंका के बाद मालदीव, 2023 में इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में चलाया गया। आपको याद है जो मोइजू सरकार है वहां पर विपक्ष भारत समर्थक वहां माना जाता है, लेकिन मालदीव में भी जो सरकार है उसका रुख भारत के लिए बहुत अच्छा है नहीं, प्रो चाइना वो मानी जाती है। तो वो जो मैप आया था, उस मैप को अगर फिर से दिखा देंगे PCR आप, तो वो मैप ये कहता है कि चारों तरफ से भारत के जो 8 पड़ोसी देश हैं, सिंगल साहब, एम्बेसडर सिंगल, उसमें भारत के लिए बांग्लादेश के हालात खराब होने से चुनौतियां क्या और बढ़ती हैं सर? देखिए, ये तो बहुत क्लियर बात है कि अगर हमारे नेबरहुड में अनरेस्ट है तो ऑब्वियसली हमारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि हमें उस पर भी ध्यान देना है कि हर कोई चाहता है कि उनका जो आसपास का कंट्रीज हैं वो अपने स्टेबल रहें और वहाँ समस्या ना हो। तो जैसा आपने कहा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे आसपास जो देश हैं वो 1-2 को छोड़ के वो सभी समस्या से ग्रसित है। अब वो समस्या किस वजह से है, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक वो डिफरेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमारे यहाँ हमारे पड़ोसियों के यहाँ समस्या होगी तो हमारे यहाँ भी समस्या उससे उत्पन्न होगी, और उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और अभी जो बांग्लादेश की जो समस्या चल रही है, जो अभी कल से जो बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा हो गया है, उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो है कि जो जैसा कि अभी बात चल रही है कि हिंदू माइनॉरिटी को खास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम ये बात को नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश में जो इस्लाम है उनकी आइडेंटिटी जो है बंगाली आइडेंटिटी फर्स्ट है, तो दे आर ए सॉफ्ट इस्लाम और सूफी इस्लाम है। और लेकिन वहाँ कोशिश करी जा रही है काफी सालों से कि वहां भी कट्टरपंथी बढ़ जाए। और जमात इस्लामी जैसा कि हम जानते हैं कि उसके बहुत सबसे आगे उन्हीं का वो चलते हैं इस मामले में। और ये जो अभी रिजर्वेशन के ऊपर जो इशू हुआ उससे उन्होंने उसका फायदा उठाया है, जो कि अब स्टूडेंट लीडर भी अब जो है उसको रियलाइज कर रहे हैं, एंड वो अपना एक स्टेप बैक ले रहा है। अगर आप देखें जो स्टेटमेंट आई है तो विच इज अ वेरी बहुत पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है, जिसका जो विदेश मंत्री ने भी जिक्र किया अपने जो उन्होंने बयान दिया राज्यसभा में और लोकसभा में। तो ये पॉजिटिव बहुत डेवलपमेंट है और हमको उसको एनकरेज करना चाहिए। ठीक बात है सर। मेरे साथ साहब ईमान है। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए, अभी मौजूदा स्थिति बांग्लादेश की कैसी मान सकते हैं हम? क्या सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है? क्या वहां पर अंतरिम सरकार जल्द बन जाएगी? क्या हो रहा है वहां पर?
Thank you very much. I was actually quite intrigued by the statements I was hearing about the minority attacks, and we certainly condemn that and strongly condemn that. But what has gone unnoticed, that it over the 4 hours this was happening. प्रोफेसर and साहब within the- खान, if you would like to speak in Hindi, please speak in Hindi because I don't know Hindi. Apologies. if you can speak in Hindi, English mix, it will also be good. That's very difficult for me. I mean, I No issue, only but know you can English carry on in and English French. then. Yes. Thank you very much. The quick point over here is last 24 hours, and we have taken a note that there were incidences of minority attacks. But what one has to take a note of, that within 24 hours is the students, Jamaat-e-Islami, BNP, military, police has immediately taken initiative and issued statement, and we are now saying that this has been resolved to a great extent. So I think that should be taken into consideration. Now, going back to what's happening in Dhaka right now is extremely stable. We see a very sense of calmness everywhere. Students are going back to the universities. Life is getting back to the normalcy. But what has remained as a problematic as yet is the formation of the interim government. And I think the military is working with, this is very important for everyone So to know. according to you, the interim government is the main concern right now, which is the matter of the concern of every normal Bangladeshi citizen. Thank you, sir. Thank you very much for being with us. Thank you very much. लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, दिव्य निमय दास हमारे साथ हैं। दिव्य निमय दास, आपने सुना यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश से प्रोफेसर साहब आए थे, वो कह रहे हैं कि आपको कंसिडरेशन में ये भी रखना है कि कैसे वहाँ पर अभी हिंदुओं या जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए वहाँ की जो अभी जो मौजूदा व्यवस्था है वो उनको देख रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? आपने सब कुछ सुना, आपने सुना भारत में क्या हो रहा है, आपने सुना बांग्लादेश के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। अभी आपको लगता है, उम्मीद है कि स्थिति सही हो जाएगी? मैं सबसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक ही चीज हम लोग दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हम लोग जो धर्म में हैं, जो धर्म में हैं वो शांति बनाए रखें। हम लोग जो धर्म में हैं वो धर्म हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दे। हम लोग सबके साथ मिल के हम लोग ये देश में रहना चाहते हैं। हम लोग ये देश छोड़ के नहीं जाना चाहते। हम लोग ये देश में सबके साथ रह के शांति से हम लोग सबके साथ मिल के रहना चाहता हूँ। ये हमारा दरख्वास्त है सबके साथ, सबके पास। और एक रिक्वेस्ट है, सबके लिए हमारा एक ही सुविधाएं होना चाहिए। तो हमारे लिए अभी ये जानकारी है, सब लोग हमारा देखभाल करने के लिए, सब कुछ खबर लेने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर ये चाहता हूँ सबके लिए एक ही चीज होना चाहिए। नहीं, लेकिन भारत में इस वक्त क्योंकि सरकार बहुत चिंतित है इस चीज को लेकर, खुद विदेश मंत्री ने ये कहा है कि हाँ वहां पर हिंदुओं को मंदिरों को निशाना बनाया गया है। तो आप भारत की सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं, कोई मदद की अपील करना चाहते हैं? एक ही चीज अपील करना चाहता हूँ, जो हम लोग ऐसे कैसी तरह से हम लोग बांग्लादेश में शांति से बजाय रख सकते हैं। हम लोग बांग्लादेश में कैसे शांति से हम लोग रह सकते हैं। हम लोग जो हिंदू है सबके साथ मिल के अच्छी तरह से ये देशभक्ति से हम लोग कैसे रह सकते हैं। ये जो है आप लोग बहुत यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, सब कुछ है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी है। हम लोग तो पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग तो धर्म प्रचार करते हैं। तो आप लोग से एक ही दरख्वास्त है, हम लोग तो हमारा जो यहाँ पे है स्थिति जो है वो अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए सबके पास ये ठीक बात है। आप रहिए मेरे साथ। एम्बेसडर सिंघल, आपने सुना ये दिव्य निमय दास जी हैं, क्या किया जा सकता है भारत सरकार की तरफ से ताकि इन लोगों को मदद मिल सके? देखिए, भारत सरकार के जो वो कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और जैसा कि विदेश मंत्री जी ने इंडिकेट किया कि वो उनकी जो बांग्लादेशी आर्मी है उससे ऑलरेडी बातचीत चल रही है, और उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि हिंदुओं को, जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी। और जो अभी मैं देख रहा हूँ स्टेटमेंट्स कुछ आई हैं, आईजीपी पुलिस ने भी उनके यहाँ बोला गया है, एडीजी ने भी बोला है उनके ने, और छात्र जैसा संघ के मैंने बताया उन्होंने भी किया है, वो खुद प्रोटेक्शन पे लगे हैं। तो मेरे विचार से एक सबसे पहली आवश्यकता है कि जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं उनको सुरक्षा दी जाए, और वो सुरक्षा
इस वक्त वहां की गवर्नमेंट ही दे सकती है, या वहां की जो आर्मी है वो दे सकती है। और हम उनको, आई थिंक वो भारत सरकार जैसे बात करेगी तो उनको प्रेशराइज करा जाएगा कि अगर जरूरत है तो उनको आर्मी डिप्लॉय करी जाए, ताकि वो माइनॉरिटी में कॉन्फिडेंस आए और उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक बात है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, प्रेम शुक्ला जी, तो ये चीजें ऑफ कोर्स कंसिडरेशन में तो जरूर होंगी, आप लोग, आपकी सरकार जरूर इस पर ध्यान दे रही होगी, लेकिन क्या कोई तत्परता इस पर दिखाई जा सकती है? कोई बातचीत बैक चैनल हो रही है? देखिए, दिव्य निर्मय दास जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि वहाँ सहअस्तित्व और शांतिपूर्वक जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक वहाँ के जो हैं, उनका सहअस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार जो है सतत संपर्क में है, जो वहाँ नई व्यवस्था कायम हुई है उस व्यवस्था से भी सतत संपर्क में है। शेख हसीना के समय तो भारत और बांग्लादेश के सुमधुर संपर्क रहे ही हैं। शेष जो उनकी सरकार है उनसे भी भारत और बांग्लादेश जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। जो व्यवस्था इस समय वहाँ चल रही है उस व्यवस्था से भी लगातार भारतीय जो राजनयिक है वो संपर्क साधे हुए हैं, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ हमारा भारतीय समुदाय तो सुरक्षित रहे ही, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं नियंत्रित हो। तो क्या प्रेम जी, ये आप मानते हैं कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने से वहां पर अल्पसंख्यक मतलब हिंदुओं के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, और जमात इस्लामी या बीएनपी अगर सत्ता में आती है तो ये हालात और खराब हो सकते हैं? देखिए, इस तरह किसी निष्कर्ष पर अभी जाना जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है सामने कि शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के तत्काल बाद जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया है वो तो अत्यंत चिंताजनक है। तो यहां पर मेरा सवाल यही है, क्योंकि मैंने एक मैप दिखाया था प्रेम जी, जिसमें 8 पड़ोसी देशों में 1 या 2 हैं जो भारत के साथ खुलकर दिखते हैं, बाकी या तो तटस्थ हैं या चाइना के साथ हैं, और चाइना और पाकिस्तान तो खैर भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। क्या आप मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत के लिए पड़ोसी देशों के तौर पर चुनौतियां बढ़ी हैं? देखिए, पिछले 2-3 दशकों में जैसे नेपाल हमारे हाथ से जो है श्रीमान राजीव गांधी की अनीतियों के कारण जो है नेपाल हमसे दूर होता चला गया। श्रीलंका में भी हमने लगातार जिस तरह के प्रयोग किए उसका दुष्परिणाम कालांतर में हमको झेलना पड़ा था। तो ये 2 चीजें तो हमारी जो है पिछली सरकार की जो अनीतियां थी उसका परिणाम हमको झेलना पड़ा था। बांग्लादेश से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, और सार्क में जो देश हमारे बहुत करीब रहा है उसमें बांग्लादेश का शुमार रहा है। म्यांमार भी हमारे साथ न्यूट्रलिटी वाले संपर्क में रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि हमारे जो शत्रु देश हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारी घेराबंदी करें। विशेष करके पाकिस्तान चीन के मदद से भारत की घेराबंदी का प्रयास करता है, लेकिन श्रीलंका बीते लंबे समय से, जब से उसका जो है चीन के कर्ज के जाल में फंसने से जो उसका आर्थिक दिवाला पिटा, उसका जिस तरह से भारत ने उसका सहयोग किया, आदरणीय मोदी जी की सरकार जिस तरह से उसके समर्थन में खड़ी हुई, उसके बाद हमारे संबंध सुमधुर हुए हैं, ये सबके सामने है। इसी तरह से भूटान से भी हमारे संपर्क लगातार बेहतर हुए हैं। तो नेपाल में भी आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो कई दशकों के बाद नेपाल के दौरे पर गए, और नेपाल जो है उससे हमारे संबंध पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं। इसी तरह से जो है मालदीव में एक आपको ध्यान होगा कि चीन के समर्थन में वहां पर जो है एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसी जमाने में रद्द कर दिया गया था। फिर वहां भारत समर्थक सरकार भी रही लंबे समय तक। कुछ दिनों से वहां भारत विरोधी और चीन समर्थक सरकार आई जरूर, लेकिन उस सरकार को भी जिस तरह से संकट के काल में भारत ने मदद की है, वहां भी प्रयास किया गया है कि मालदीव को भी हम जो है वो अपने पक्ष में ले आए। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया कि इस वक्त भारत की चुनौतियां क्या हैं और भारत कैसे उन पर काम कर रहा है। लेकिन मैं अब एक और ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या शेख हसीना खुद जिम्मेदार हैं जो आज हुआ है बांग्लादेश में? क्या शेख हसीना ने इस पर आंखें मूंद ली थी जो कट्टरपंथी वहां कर रहे थे, और इसीलिए आज उसी सांप ने जिसको उन्होंने पाला या जिसको दूध पिलाया, आज उसी ने उनको डस लिया? क्यों? आपको ये ग्राफिकल रिपोर्ट बताएगी। देखिए, कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से शेख हसीना आयरन लेडी बनी थी, लेकिन शेख हसीना के कुछ फैसलों ने उन्हें आज इस हाल में ला दिया। मदरसों की डिग्री को विश्वविद्यालय के बराबर किया उन्होंने, मदरसों की डिग्री को। नए मदरसों के लिए जमीन और पैसा खुलकर दान किया। 560 मॉडल मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने फंड दिया। सैकड़ों महिला विरोधी और हिंदू विरोधी इस्लामी प्रचारकों को उन्होंने इजाजत दी काम करने की।
कई हिंदू लेखक हैं जिनकी रचनाओं को स्कूली सिलेबस से, पाठ्यक्रम से हटवा दिया शेख हसीना की सरकार ने। मुस्लिम लेखकों की रचनाएं स्कूली सिलेबस में जोड़ी गई। कट्टरपंथियों के लिए बांग्लादेश अवामी उलमा लीग विंग बनाया, जिसमें मुल्ला और मौलवियों को उन्होंने जगह दी, कट्टरपंथियों को जगह दी। हिंदू मंदिरों पर हमले के वक्त भी हसीना चुप रही है, उन पर आरोप लगता है, और इसलिए भी आज कट्टरपंथी इतने हावी हो गए कि उनसे उन्हीं की कुर्सी उन्होंने छीन ली। तो जुनैद हारी साहब, क्या शेख हसीना खुद जिम्मेदार हैं? अगर वहां पर सेक्युलरिज्म का ख्याल रखा होता उन्होंने, अगर उन्होंने वहां पर यह नहीं किया होता कि एक धर्म को या कट्टरपंथी जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट जो रेडिकलिस्ट थे उनको अगर ज्यादा हावी नहीं होने दिया होता तो आज ये हाल ना होता। देखिए, मैं एक चीज़ से तो बहुत असहमति व्यक्त करता हूँ कि मदरसा अपने आप में बुरा नहीं होता है। मैं खुद मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ और मैं अपने आप को इसीलिए मैंने पेश किया आपके सामने कि जाकर के मैं कैसे मैं मदद कर सकता हूँ। और आज भी मैं डिमांड कर रहा हूँ, अभी प्रेम शुक्ला जी यहाँ मौजूद है इस वजह से हमने मदरसे की बुराई नहीं की। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं भी क्लैरिटी दे दूं, हमने मदरसे की बुराई नहीं की। हमने कहा मदरसे की डिग्री को उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की टेक्निकल डिग्री के बराबर लाकर खड़ा किया, मैंने ये कहा। जी, मैं जो कह रहा हूँ वो दूसरी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी मैं किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया था शेख हसीना से पहले। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे कि राजनीतिक सतह पर दबाव पड़ना चाहिए और अगर आर्मी की ज़रूरत पड़े तब भी भेजना चाहिए, इसी तरीके से हिंदुस्तान से शांति के लिए रिलीजियस लीडर्स को और मजहबी उलमा को भी भेजना चाहिए, जो जा करके वहाँ पर के लोगों से बात कर सकें कि ये कौन सा इस्लाम है और किस इस्लाम की तुम बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि अगर इस्लाम को प्रोपेगेट कर रही थी तो सही इस्लाम अगर सामने आया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आई होती। पता नहीं अपने मफाद के चक्कर में या किस चक्कर में कैसे लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया है। बहरहाल उसका नतीजा तो उनके सामने है। नहीं तो आप ये मानते हैं कि उनकी नीतियां कहीं ना कहीं गलत रही, जिस वजह से हुआ? जनरल चतुर्वेदी, फिर अब इलाज क्या है? अब क्या होना चाहिए यहाँ पर? इस देश को पटरी पर कैसे लाया जा सकता है? गौरव, सबसे पहले तो आर्मी जिसने जिम्मेवारी ली है, कल आर्मी चीफ ने खुद प्रेस में जाके उन्होंने पूरी तरह से शांति स्थापित करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होना चाहिए, और ये आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह की जो अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह की जो आतंक फैलाने की बातें हो रही हैं और किस तरह से अनार्की, अराजकता जो फैली हुई है, इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। कंट्रोल में आने के बाद जब कुछ ठीक हो जाए शांतिपूर्ण, तब इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का स्थापित, जैसे उन्होंने कहा है, आई होप ही डज इट। एंड इंटरिम गवर्नमेंट शुड नॉट बी, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हो। इंटरिम गवर्नमेंट वेल मीनिंग अच्छे बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो बांग्लादेश का हित समझते हैं, उन लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए और फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपने कहा कि वहां पर ये होना चाहिए। देखिए, मैं बताता हूं हो क्या रहा है, स्थिति सही नहीं है। ये खबर उसकी तस्दीक करती है। देखिए, बड़ी खबर, बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट से हसन महमूद गिरफ्तार कर लिए गए। महमूद देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अवामी लीग के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं हसन महमूद। तो यहां पर अब पॉलिटिकल वेंडेटा शुरू हो चुका है। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को, उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को अब गिरफ्तार किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, बांग्लादेश में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति ने एक बैठक की है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन पर बातचीत चल रही है। तो जो छात्र संगठन सड़कों पर उतरे थे आरक्षण के खिलाफ, वो अब सरकार बनाने में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। दिव्य निवाई दास, क्या इन छात्र संगठनों में जो आरक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, क्या हिंदू संगठनों का भी इनको समर्थन था क्या? और आपको लगता है कि जब ये अंतरिम सरकार बनेगी तो हिंदुओं की भावनाओं का कोई ख्याल रखा जाएगा? हम लोग एक ही सबके लिए दरख्वास्त कर रहा हूं, हम लोग सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए और सबके साथ मैत्रीपूर्ण एक अवस्थान में हम लोग रहना चाहता हूं। ये देश हमारा जन्मभूमि है, ये देश के लिए हम लोग रहना चाहता हूँ, शांति से सबके साथ बजाय रखना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट हैं, जो प्रोटेस्ट किया है, उनके साथ कौन मिला हुआ है, कौन नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है और हम लोग इसके बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहते। एक ही चीज चाहता हूँ कि हम लोग संत जो है, साधु जो है, सन्यासी जो है, ये जो धर्म प्रचार करते हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं करते, राजनीति में नहीं है, तो उन लोग अच्छी तरह से शांति से, मैत्रीपूर्ण से, सुरक्षा के साथ ये देश नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए, एक ब्रेकिंग और आ रही है, पीसीआर अगर हो तो बताइएगा। अमेरिका से कोई रिएक्शन आया है धार्मिक स्थलों पर हमले को लेकर, उस पर लेकिन दिव्य निवाई दास, आपकी आवाज में जो इस वक्त मुझे
चिंता दिख रही है, जो आपकी आवाज में मुझे वहां पर थोड़ा सा जो शंका दिख रही है, वो ये बताता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। अब मैं ये सवाल आपसे कैसे ना पूछूं कि वहां पर क्या चल रहा है। हिंदुओं को अभी वहां पर सुरक्षा दी नहीं जा रही है, हिंदू कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, ये तो बताइए। अभी हमारा जो सुरक्षित है हम लोग खुद कर रहे हैं, खुद हम लोग सुरक्षित क्या है हमारे पास, हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर जो है, अभी हम लोग के पास एक नोटिस दिया है, जो ये फोन का नंबर दिया है, उस फोन में नंबर में फोन करने के लिए, और तरह तरह से हमारा बाहर से बोल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग को बताइए, हम लोग को बोलिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये सब कुछ चल रहा है। तो उस नंबर पर बातचीत हो पा रही है, उस नंबर पर आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है? कोई कोई जगह में रेस्पॉन्स मिल रहा है और कोई कोई जगह में रेस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे हैं। आप लोग को मालूम है मेहरपुर का एक जगह में हमारे इस्कॉन का एक सेंटर को जला दिया हुआ है, कल शाम को ये पूरा सेंटर को बंद किया हुआ है, तो आप लोग को मालूम है ये सब कुछ। हाँ, और कोई कोई जगह में ऐसा घटना हो रहा है और हम लोग पास न्यूज भी आ रहा है, और कोई कोई जगह में सब लोग मिलके तो अभी प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो अभी आप सब लोग क्या कैसे, रोजी रोटी तो सबका काम धंधा तो सब बंद होगा, जो हिंदू वहां पर दुकान जिनकी होगी या जो नौकरी करते होंगे वो सब तो सब आप घर में बैठे होंगे। हाँ, हमारा भक्त लोग ये बोल रहे हैं, मगर क्या करें, कोई तो चारा नहीं है और कुछ। और कोई कोई जगह में हमारा मुस्लिम जो भाई है सब लोग प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है। ये भी एक स्पेशल चीज है, हम लोग दिखाया जा रहा है। मगर एक चीज है, ये नया कुछ नहीं है, ये हर टाइम में ऐसा होता है, कोई भी इलेक्शन के बाद ऐसा होता है, कभी भी ऐसा होता है। तो ये हम लोग, हमारा एक ही मांग है, हम लोग सुरक्षा चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, और मैत्रीपूर्ण से सबके साथ बैठ के हम लोग रहना चाहता हूँ। ये हमारा देशभक्ति है और देश छोड़ के हम लोग नहीं जाना चाहता हूँ। ये देश प्रेम, ये हमारा जन्मभूमि है। बहुत 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 आपकी बातों से मुझे पता चल पा रहा है कि वहां पर एक्चुअली स्थिति है क्या, लेकिन फिलहाल आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत आपका शुक्रिया। मैं एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी आप ही से चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आगे कब तक स्थिति सुधरती हुई दिख सकती है, आप कुछ अनुमान आप जता सकते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि वहाँ शीघ्रातिशीघ्र जो है कानून का राज स्थापित हो, लोग सुरक्षित महसूस करें। अब बांग्लादेश की जो व्यवस्था है वो जितनी तीव्र गति से सुधार करे वही हम अपेक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत 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 शुक्रिया आपका प्रेम जी। जुनैद जी आपका बहुत शुक्रिया, जनरल चतुर्वेदी आपका बहुत शुक्रिया, और एम्बेसडर सिंघल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक बड़ी खबर अमेरिका वाली बता दूं मैं, बांग्लादेश हिंसा पर अमेरिका का बयान आया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले से चिंतित है, ये अमेरिका ने कहा है, और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील अमेरिका ने की है। धार्मिक स्थानों पर हमले की निंदा करते हैं, ये भी अमेरिका ने कहा है।